जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं और जैसा कि और जीएस टेस्ट सीरीज़ कर लीजिए या प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, जो भी जिस तरीके से आप लेना चाहें ले सकते हैं। उसका टेस्ट सीरीज़ या प्रैक्टिस सेट साथ है, ठीक है। तो ये डिफेंस के लिए है जिसमें आपको डेली पुलिस, यूपीपी, यूपीएसआई, बिहार वन दरोगा जो भी हो, जेल बॉर्डर, एसएससी से संबंधित, यानी कुल मिला के वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा ही रहेगा। तो फिलहाल आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप किए। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए आपका प्यारा सा प्रश्न जो आपको पिछले सेशन में पूछा गया था, पिछले सेट में, और इसका आंसर भी आया हुआ था, ठीक ठाक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन संग्रह नहीं है, इसमें बताना था संग्रह नहीं है। तो हम कहें तो नेचुरल्स जो और जैसे फॉगिंग वगैरह है ना, तो इसमें सब ये देखिए ऐसे ही करेक्ट आंसर इसका धुआं ही था, तो कुछ करना नहीं। ओस, कोहरा, पाला, मेघ, वर्षा, ये सब हम कहें तो संग्रहण के ही अंतर्गत आते हैं, लेकिन धुआं जो है वो संग्रहण नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। निम्न में से कौन सूफी संत थे? रसखान, कबीर, रहीम, निजामुद्दीन औलिया। तो बताइए कौन सा हो जाएगा आपका आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। आप अपना आंसर लगा लिए होंगे और हाँ, अपना गिनते चलिए आपका कितना सही हो गया और बताइए, अपनी तैयारी को आंकिए, है ना। अब टाइम बचा नहीं है। तो देखिए कबीर जो है, कबीर कुछ लोग लगा रखे होंगे अभी अभी, तो ये गलत हो जाएगा। सूफी संत नहीं है कबीर, ये निर्गुण काव्य भक्ति धारा के कवि हैं, ये सगुण हैं। तो सूफी निजामुद्दीन औलिया हैं जो 7 हम कहें तो राजा कह लीजिए या उस समय के सुल्तान हुआ करते थे, उनके जीवन काल को इन्होंने देखा हुआ था। इनके इन्हीं के चेले थे अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। तो ये दो इनके प्रमुख शिष्य थे, ठीक है। और इनका जन्म जो है, और निजामुद्दीन औलिया जी का जन्म जो है बदायूं में होता है 1236 में, ठीक है। और इनसे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है किसके लिए कहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए, है ना। गयासुद्दीन तुगलक के लिए इन्होंने कहा था, और जो क्या था, तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और जैसे होता है दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत हम 1206 से शुरू करते हैं और लास्ट तक आता है जब तक मुगल वंश ना स्टार्ट हो जाए, है ना। मुगल वंश के लिए तो हम कहेंगे कि जब बाबर आता है तो बाबर से ही 1526 कह लीजिए, वहां से स्टार्टअप कह सकते हैं, ठीक है। तो इतना टाइम पीरियड दिल्ली सल्तनत का रहा जिसमें तुगलक वंश का भी बड़ा रोल रहा। और तुगलक वंश जो है 1300, देखिए ये जो है इसकी स्थापना जो है और गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से करी थी और 1414 तक ये चला था, जिसमें 2-3 शासक जो थे बेहतरीन थे। तो इतना टोटल चला था तुगलक वंश, है ना। इसमें जो दिल्ली सल्तनत का होता है तो ट्रिक होता है ना, हम लोग कहते हैं कि गुल खिले तुम शायद लोगे, है ना। तो गुलाम वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, है ना। तो इस तरीके से हो जाता है सैयद वंश, ठीक है। और ठीक है, नहीं लोधी वंश तो लास्ट में आता है, जो भी है इसको पूरा जरूरत पड़ेगा तो इसको लगभग आप लोगों को याद होगा। फिलहाल गयासुद्दीन तुगलक जो है ज़्यादा नहीं टिका, 5 वर्ष रहा, 1320 से 25 तक ये रहा। फिर इसके पास इसका पुत्र आता है, और इसी के साथ निजामुद्दीन औलिया की थोड़ी बनती थी, समझ रहे हैं। तो मोहम्मद शाह तुगलक, तो मोहम्मद शाह तुगलक जो है, मैं थोड़ा सा लिखे दे रहा हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। मोहम्मद शाह तुगलक आप समझ लीजिएगा। तो 1325 से लेकर के इसका लंबा टाइम पीरियड रहा था, तो 51 तक ये रहा, ठीक है। तो एक फेमस राजा था, तो इन दोनों में बनती थी और इससे बनती नहीं थी, युद्ध करके आ रहा था तो दरवाज़ा बनवाया था, पता नहीं कौन सा दरवाज़ा था, बड़ा सा, और उसी में जब हाथी से एंटर करके ऐसा जाता तो दरवाज़ा ही गिर जाता है।
तो तभी मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन, छल से आप कह सकते हैं जो भी है। तो इसमें इनका हाथ था और बढ़िया राजा था गयासुद्दीन तुगलक, तभी तो बाकी मोहम्मद तुगलक की बात की जाती है। उसके बाद हम बात कर लेंगे फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने भी बहुत सारे काम किए, लेकिन हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो इसका 51 से लेकर के इसका जो टाइम पीरियड चला जाएगा 87 तक, बस उसके बाद जो है ऐसे आयरे गहरे आते रहे। तो ये 3 जो है महत्वपूर्ण थे। फिलहाल हम लोग कहाँ थे और कहाँ चले गए, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? ऑप्शन आपका श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और तिप्ती को, कालिम्बांग और लहासा को। तो क्या हो जाएगा आंसर, ठीक करिए जी। इसका करेक्ट आंसर श्रीनगर और लेह है, बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि आपने इसी को लगाया होगा, मुझे उम्मीद है। श्रीनगर और लेह को जोजिला दर्रा जोड़ता है। मैंने ट्रिक बनाई हुई थी पहले ही, सबसे पहला वीडियो शायद मेरा वही था, उसको आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। सारे दर्रे आपको याद हो जाएंगे भारत के, और हिमालयी दर्रे जो है नॉर्थ इंडियन जो भी हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर सब आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे के सारे दर्रों को बहुत ही प्यारा ट्रिक है, आप देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो ये याद रखिए। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? ऑप्शन पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय। तो घाटों में है तो तप्त जो है वो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आप लगाइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, करेक्ट आंसर, ठीक है। पूर्वी घाट नहीं होगा इसमें, तो आप नहीं भी लगाएंगे, यही है आपका पश्चिमी घाटी तप्त पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है ना। तो पारिस्थितिकी तो मतलब आप समझते हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। जहाँ पे हम कहें तो जीव जंतु, उसमें प्लांट्स भी आएंगे, समुद्री जीव हो जो भी हो, उनके लिए एक बेहतर माहौल पारिस्थितिकी कहलाती है। अब स्थल जो है जब गर्म होता जाए तो पश्चिमी घाट को तप्त स्थल के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। वह कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले क्रम पर है? यानी कि बालक बालिका यानी कि हमको तो लिंगानुपात सबसे कम है। तो ऑप्शन क्या है? दादर और नगर हवेली, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव। तो आपका क्या करेक्ट आंसर होगा, आप लगाइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दमन और दीव। अब देखिए दमन और दीव में जो है टोटल 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा घटिया रेशियो है। और अगर हम राज्यों में बात कर लें सबसे कम राज्य के तहत, तो राज्य के तहत हरियाणा जानते हैं सभी लोग, फेमस है। और हाँ, जब तक 2021 का जनगणना ना हो, जब तक हमें बीच में अपने आप हीरोगिरी नहीं दिखानी है, जो भी है आंकड़े वही हमें बताना है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा 889। तो काफ़ी समय हो गया, लगभग 10 साल होने लगे हैं, तो ये याद होना चाहिए, और नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए, याद हो जाएगा। तो दमन और दीव 618 और हरियाणा 889, ठीक है। और जो टॉप पे हैं राज्य में, तो राज्य में जो टॉप पे रहेगा वो तो सभी जानते हैं, केरल, ठीक है। तो केरल का 1084 होता है, मैं लिख दे रहा हूँ पहले। केरल टॉप पे 1084, यानी 84 महिलाएं अधिक हैं 1000 पुरुषों पे। और वहीं पे अगर हम यूनाइटेड टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लें, संघ शासित प्रदेश की, तो इसका क्या हो जाएगा पुडुचेरी। तो पुडुचेरी का जो हो जाएगा 1038, ये याद रखिएगा, टॉप पे है, ठीक है, इतना याद रखिए। और हाँ, ये जो है आपके केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है, 9, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 तो हो ही गए, और एक 5वां यहाँ मैं पुडुचेरी लिख दिया, और छठा क्या हो जाएगा, आप दिल्ली लिख लीजिए, दिल्ली, और जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, कितने हो गए भाई, 6 7 8, एक और बचा है, कौन है, दमन दीव, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, तो बचा है लक्षद्वीप, ठीक है ना, जिसकी राजधानी क्या है, कावारत्ती। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहीं पे हैं, और राज्य में सबसे ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग का आंसर क्या था भाई, दमन और दीव। ये तो समझ गया ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दमन और दीव।
तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा आप लगा लेंगे। धूमकेतु किसके चारों ओर प्रक्रमण करते हैं, परिक्रमण करते हैं, चक्कर लगाता है, कुल मिला के यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। ठीक है, परिक्रमण कर सकते हैं। ऑप्शन पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, बृहस्पति। तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? जी बिल्कुल सही है, सूर्य हो जाएगा। जो धूमकेतु होते हैं आमतौर पे बर्फ के या बर्फ और गैसों के का गोला होता है, धूमकेतु कहलाता है ना। कुछ पुच्छल तारे, दुनियादारी, ये सब भी होते हैं, है ना, जैसे मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं, तो बौने ग्रह भी उसी में हो जाते हैं। ये सब चीजें भी सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं, है ना। और ये जो ग्रह हैं प्लैनेट्स, इनके तो सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी का तो एक चंद्रमा ही है, शुक्र का एक भी नहीं है, बृहस्पति के कितने हो जाएंगे, 67 हो जाएंगे। अच्छा तब देख ही लेते हैं। देखिए ये मान लीजिए आपका सूर्य है, सन, ठीक है, तो यहाँ पे बुध होगा, इसका एक भी सैटेलाइट नहीं है। शुक्र होगा, उसका भी एक भी सैटेलाइट नहीं है। मैं लिख दूँ थोड़ा सा अगर तो आपको दिख रहा हो, तो ये शुक्र है। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, पृथ्वी का एक सैटेलाइट। उसके बाद आता है मंगल, मंगल छोटा इससे आकार में। मंगल के 2 सैटेलाइट हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है डीमोस, दूसरे का नाम है फोबोस। ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये याद रखने की इसकी आवश्यकता है, क्योंकि डीमोस जो है पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, सबसे छोटा डीमोस, जो मार्स ग्रह का है ना। तो मार्स प्लैनेट्स का डीमोस जो है सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बीच में जो है ऐसे, चूंकि यहाँ तक तो पार्थिव ग्रह थे, यहाँ तक पार्थिव ग्रह थे, यहाँ से क्या हो जाएगा, अब बाह्य ग्रह हो जाएंगे। यानी हम कहते हैं यहाँ से अब गैस वाले ग्रह शुरू हो जाते हैं, गैसों के पिंड होते हैं। तो यहाँ पे जो जुपिटर है, बृहस्पति, वो स्टार्ट होता है। तो सबसे बड़ा यही ग्रह है, और इसके जो है 67 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा गैनीमीड है। ठीक है, सबसे बड़ा जो हम कहें तो सौरमंडल का सबसे बड़ा एक है गैनीमीड का। ठीक है, जो हल्का पीले रंग का है, और आकार में वो शुक्र के आसपास ही है, बुध से भी बड़ा है। ठीक है, तो ये चीज है। तो इनके बीच में जो है ऐसे गैस के गोले, पिंड, ये सब हैं। तो ये भी तो सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं ना, तो ऐसे ये भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और अच्छा चलिए अब आगे देख ही लेते हैं, मजाक मजाक में इसको खत्म कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, शनि, शनि के पास 62 उपग्रह हैं। ठीक है, शनि था, ये क्रम से देख रहे हैं, आकार में बता दूंगा अभी फटाफट। 62 है, जिसमें से एक जो है इसका सेकंड नंबर का जो सबसे बड़ा है, तो उसे हम कहते हैं उसका क्या नाम है भाई, बड़ा इजी सा नाम था, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, नहीं वो तो यार दूसरा हो जाएगा, तारा हो जाएगा ना, सूर्य से दूसरा तारा हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो इसका नाम क्या था, ध्यान से उतर गया अभी। चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं, याद आ जाएगा तो आप बता दीजिएगा प्लीज। और हम लोग कहते हैं शनि हो गया, फिर अरुण, फिर वरुण। अब तो नहीं कोई बचा है, 4 इधर 8 हो गए, काम खत्म। तो इधर अरुण होता है और इधर वरुण होता है, तो 27 और 13। ठीक है, इसमें अल्फा बीटा गामा भी ऐसे करके हैं। तो ये चीजें हैं, ये सारे के सारे गैसीय गोले हैं। आकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे मंगल, उसके बाद पृथ्वी। ये दोनों बहन कहलाते हैं, शुक्र और पृथ्वी, है ना। तो पृथ्वी की बहन कहलाती है, भोर का तारा, सांस का तारा, ये सब भी होता है, क्योंकि यहाँ पे सल्फ्यूरिक यानी कि H2SO4 पाया जाता है, जिससे रिफ्लेक्शन बहुत बढ़िया होता है, चमकता है, इसीलिए इसे कहते हैं रूप की देवी। ये सब चीजें, युद्ध का देवता मंगल कहलाता है। चलिए तो बहुत देर कर लेंगे हम लोग लग रहा है, चलिए सब फटाफट देख लेते हैं। चौथे नंबर पे हो गया, फिर ये 5 6 7 8 ऐसे। ठीक है, याद कर लीजिएगा, आप भागते हैं आगे हम लोग। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या कहलाता है? ऑप्शन है, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा अधिक, ध्रुवों पर त्वरण के बराबर, इनमें से कौन नहीं। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लगाइए, हो जाएगा ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम। क्या? विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होता है? ध्रुवों पर
जो ध्रुव पर त्वरण है उनकी अपेक्षा कम होता है विषुवत रेखा पर। ठीक है, तो अब ये मैं नहीं समझाऊंगा, नहीं तो इसमें और भी टाइम लग जाएगा। आप कमेंट कर सकते हैं फिलहाल इसके लिए, पूरा एक इसका टॉपिक उठा लाएंगे हम लोग। टैगा वन में कौन सा वृक्ष होता है, कौन से वृक्ष होते हैं टैगा में? तो ऑप्शन देखिए, जड़ी बूटी वाले साखी वृक्ष, मृदु काष्ठ वृक्ष, मिले जुले वृक्ष, अल्पाइन वृक्ष। कौन सा आंसर होगा बताइए। तो टैगा वन में जो करेक्ट आंसर होगा, कौन से होते हैं? मृदु काष्ठ वाले होते हैं, मृदु काष्ठ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, जो आमतौर पे शंकु टाइप के होते हैं, है ना, कोमल लकड़ी वाले होते हैं आमतौर पे, और सदाबहारी होते हैं, कोड़ाधारी होते हैं ये, जैसे पाइनस वगैरह हो गया, इस तरीके से स्प्रूला ये सब हो जाएंगे करेक्ट आंसर हमारा। ये देखिए थोड़ा सा ये टफ है, मजाक मजाक में इसको ध्यान देना जरूरी है। आगे डोलोमाइट है, डोलोमाइट क्या हो भाई? अवसादी सेल और बितली सेल, आग्नेय सेल, कायांतरित सेल। कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए आप अपना। तो डोलोमाइट क्या है? अवसादी सेल है, अवसादी चट्टानें हैं। ठीक है, और ये कार्बोनेट खनिज होता है आमतौर पे डोलोमाइट जो होता है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम और कार्बोनेट से बना होता है। कैल्शियम होती है, मैग्नीशियम होती है, ठीक है, और साथ साथ इनके कार्बोनेट होते हैं, इससे मिलकर बना होता है। और ठीक है, बस आगे हम लोग चलते हैं। और क्या, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ये तो बचपन से लोग प्रश्न करते आए और आप बताते चले आए। ऑप्शन क्या है? अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। कौन? काले वस्त्र? नहीं, बात श्वेत वस्त्र क्यों शीतल होते हैं वही तो पूछ रहा है, तो एब्जॉर्ब नहीं करते ना भाई। फिलहाल आप आंसर बताइए अपना। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित कर लेते हैं, प्रकाश भेदन नहीं होने देते, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा? ठीक है, करेक्ट आंसर सभी लोग देख रहे हैं, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसीलिए शीतल होते हैं। और इसीलिए रंगीन कपड़े या काले वस्त्र ज़्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं आमतौर पर सबसे ज़्यादा काला। निम्न में से डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है? देखिए ऐसे वाले प्रश्न भी पूछते हैं और ये मजाक मजाक में इतना हल्का नहीं होता है ये। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को भी जरूरी है देखना। तो आंसर क्या है? आप पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजर, पैराडॉक्स, क्वेस्ट्रो प्रो, कोरल ड्रॉ। ये सब देखिए आपके कंप्यूटर से आएगा। तो फिलहाल इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैराडॉक्स। ठीक है, पैराडॉक्स जो है वो कोरल कॉर्पोरेशन को डेटाबेस मैनेजमेंट से जोड़ता है। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट किसको जोड़ता है? कोरल कॉर्पोरेशन से, कोरल ड्रॉ नहीं, कोरल कॉर्पोरेशन से पैराडॉक्स। ठीक है, बस इसको याद रख लीजिए, आगे हम लोग चलेंगे और आपके लिए प्रश्न में छोड़ के जाऊंगा जो अगले सेशन में हम लोग उसको अगले सेट में कंप्लीट करेंगे। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। आप अपना मन करे तो 1, 2, 3, 4 या A, B, C, D करके जैसे भी करके आप आंसर जरूर दिया करें, कंजूसी ना करें प्लीज़ कमेंट करने में। कैसा लगा वीडियो ये भी आप बताएं जरूर कमेंट करके, कैसा लगा वीडियो, कितना हेल्पफुल रहा ये ज़रूर बताएं और मुझे मोटिवेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और फुल वॉचिंग करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो ठीक है फिर, है ना, इसका आंसर दीजिएगा और आप बताइए आपका कितना आंसर सही हुआ था, ईमानदारी से, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।